बिहार का दानापुर गांव। मुखिया की बेटी कमलेश्वरी की हल्दी की रस्म चल रही थी। कमलेश्वरी अपने माता पिता की इकलौती बेटी थी। बहुत लाड प्यार से पाला था उसे मुखिया ने। बेटी बड़े घर में जाकर राज करे, यही इच्छा मन में दबाकर वो अपनी बेटी के रिश्ते की बात एक बहुत बड़े घराने में चलाता है। कमला की सुंदरता पर मोहित होकर किसी जमाने में जमींदार रहे अखिलेश बाबू अपने बेटे कुलदीप के लिए कमला को पसंद कर लेते हैं। फुलवा, ये ले, ये हल्दी उपटन और पानी बेटिया के ससुराल से आया है। जल्दी से इसे हल्दी में मिला, फिर रस्म शुरू करते हैं। काकी की बात सुनकर कमलेश्वरी की माँ फुलवा जाकर बिटिया के ससुराल से आई शगुन की हल्दी घोल कर ले आती है। चारों ओर चहल पहल थी। ढोलक की थाप पर औरतें मंगल गीत गा रही थी। जैसे ही हल्दी की रस्म शुरू होती है, कमलेश्वरी जोर जोर से चीखने लगती है। ये क्या लगा दिया मेरे पूरे बदन में? ऐसा लग रहा है जैसे किसी ने खाल खींच ली हो। बहुत दर्द हो रहा है माँ। कमलेश्वरी के जोर जोर से चिल्लाने पर उसको हल्दी लगा रही औरतें उसे ले जाकर पानी से उसका सारा शरीर धोने लगती हैं। हाय राम, ये क्या हो गया मेरी बिटिया को? ऐसा लगता है जैसे किसी ने कांच पीस कर हल्दी में मिला दिया हो, लेकिन कौन करेगा ऐसा काम? कमलेश्वरी के बदन पर जहां जहां हल्दी रगड़ी गई थी, वहां पर लाल धब्बे हो गए थे। दर्द से दुल्हन बुरी तरह छटपटा रही थी और उसकी माँ और बड़ी माँ उसके घावों पर मलहम लगा रही थी। छोटी, मुझे तो ये कोई सामान्य घटना लगती है। अरे घर में बाहर का है कौन? ऐसे कौन बिटिया की हल्दी में कांच मिला गया? कोई छोटी मोटी बात है क्या? अरे वो तो शुक्र है कि मुंह पर नहीं लगाया था, वरना पूरा चेहरा बिगड़ जाता बेचारी का। मेरा तो दिमाग ही काम नहीं कर रहा है जीजी। कौन हमारी कमला से जलेगा? इसने क्या बिगाड़ा है किसी का? शादी ब्याह का माहौल था। दोनों देवरानी जेठानी वैसे तो इस घटना से अंदर तक डर गई थी, लेकिन फिर भी इस समय कुछ भी सोचने के लिए उनके पास ज्यादा समय नहीं था। 2 दिन में कमला की शादी थी। घर में ढेरों मेहमान जमा थे। उनके खाने पीने की व्यवस्था करने के अलावा दोनों देवरानी जेठानी को तमाम रस्में पूरी करनी थी। इसलिए इस बात को यहीं दबाकर वो शादी की तैयारियों में जुट जाती हैं। अगले दिन सुबह, माँ, कमला के ससुराल से शादी का जोड़ा और शगुन आया है, जाओ जरा देखो तो। एक बड़ी सी गाड़ी से 2 नौकर जैसे दिखने वाले आदमी गाड़ी से नीचे उतरते हैं और बड़े से थाल में लाल रंग के कपड़े से ढका हुआ शादी का शाही जोड़ा और गहने कमला की माँ फुलवा को सौंप देते हैं। बड़ी माँ ने संदेश भिजवाया है, शाम के समय दुल्हन को यही खानदानी जोड़ा और गहने पहनकर तैयार होना है। और हाँ, उन्होंने खास एक बात का ख्याल रखने के लिए हिदायत दी है कि इस जोड़े पर किसी की भी बुरी नज़र ना पड़ने पाए। वो काली नज़र और अपशगुन जैसी बातों पे बहुत यकीन करती हैं, इसलिए खास तौर पर इस जोड़े को एहतियात से रखने को कहा है। आप फिक्र ना करें, कमला और उसका ये जोड़ा अगले 2 दिनों के लिए हमारी अमानत है। हम पूरा ख्याल रखेंगे। फुलवा वो बड़ा सा थाल लेकर तेज कदमों से अपने कमरे में जाती है और एक बड़े से संदूक को खोलकर पूरा थाल ऐसे ही उसमें रख देती है। पूरा दिन शादी का भाग दौड़ में बिताने के कारण फुलवा को याद ही नहीं था कि उसने कमला को उसके ससुराल से आया जोड़ा दिखाया ही नहीं है। अगले दिन दोपहर 4 बजे, फुलवा, अरे कमला को तैयार करने का समय हो गया है। इसके ससुराल से जोड़ा आया था ना, कहाँ रखवाई हो? जाओ ले आओ। चूड़ी पहनाकर हम शगुन कर देते हैं, उसके बाद इसकी सहेलियां मिलकर उसको सजा देंगी। मेरे तो ध्यान से ही उतर गया है जीजी। एक बार खोलकर देखा भी नहीं मैंने कि उन्होंने क्या क्या सामान भिजवाया है। फुलवा तेजी से पल्लू अपनी कमर में खोसते हुए अपने कमरे में जाती है और संदूक खोलकर वो थाल लेकर सीधा कमला के कमरे में पहुंचती है। ए छोटी, ये क्या भिजवाया है इसके ससुराल वालों ने? अरे दिमाग तो ठिकाने पर है। ये लाल रंग के शगुन के जोड़े के साथ काले रंग की चूड़ियां कौन भिजवाता है? अरे ये तो अपशगुन होता है। कहने को तो इतने बड़े लोग हैं, लेकिन क्या यही समझदारी है इन ऊंची हवेली वालों की? अरे नई दुल्हन को काली चूड़ियां कौन पहनाता है भला? हाँ जीजी, ये सब मैं क्या जानूं। अब इसके ससुराल से आया है तो मैंने तो ऐसे का ऐसा ही उठाकर संदूक में बंद कर दिया था जीजी। अब हो सकता है बड़े लोग हैं, उनके कुल में कोई परंपरा हो नई दुल्हन को काली चूड़ी पहनाने की। अरे आधी जिंदगी बीत गई है हमारी, हमने तो कभी नहीं देखा कि किसी दुल्हन के लिए ससुराल से काले रंग का जोड़ा या चूड़ियां आई हो। अरे शादी सिर्फ उनकी बहू की नहीं हो रही, अरे हमारी बिटिया की भी हो रही है। मैं तो कहती हूँ कि काली चूड़ी को हटा दे और लाल चूड़ी पहना इसे सुहाग जोड़े के साथ। अरे नहीं जीजी, वो जो नौकर आए थे ना इस जोड़े के साथ, वो खास तौर पर कह गए थे कि छोटी बहू जी को यही जोड़ा पहनाकर तैयार करना है। कमला की माँ की बात सुनकर उसकी जेठानी कमला के हाथों में वही काली चूड़ियां पहना देती है।
कमला के ससुराल से आया हुआ लहंगा बहुत ही शानदार था। लहंगे को देखकर ऐसा लगता था जैसे किसी रानी महारानी की पोशाक हो। जैसे ही कमला की सहेलियां दुपट्टा कमला को पहनाने लगती हैं, तभी एक सहेली जोर से चीखती है और वो 2 कदम पीछे हट जाती है। क्या हुआ मीना, तू चिल्लाई क्यों? हाँ, ये देख, तेरे दुपट्टे का एक कोना गायब है। ऐसा कौन करता है? इस तरह का कटा फटा लहंगा दुल्हन को कौन भिजवाता है? कमला की सहेली की चीख सुनकर फुलवा एक बार फिर दौड़ते हुए बेटी कमला के कमरे में आती है और जैसे ही वो दुपट्टे का कटा हुआ कोना देखती है, अपना माथा पकड़ लेती है। हाय राम, ये क्या अपशगुन हुए जा रहे हैं? मुझे तो समझ ही नहीं आ रहा। भगवान, ऐसी क्या भूल हो गई है हमसे? पता नहीं इस कमला का ब्याह शांति से निपटेगा या नहीं। अरे माँ, जाने दो ना, जिसने सिला है उसी से गलती से कट गया होगा। और ये माधुरी है ना, ये ऐसे पहनाएगी कि ये हिस्सा नजर ही नहीं आएगा। बेटा गलती से कटता तो ऐसे ना कटता। तेरा दुपट्टा देखकर साफ समझ में आ रहा है कि किसी ने जानबूझकर इसका एक दुपट्टा काट कर निकाला है। अरे माँ जी, ऐसा क्यों करेंगी? और ऐसा तो हो नहीं सकता कि यहाँ भेजने से पहले उन्होंने लहंगा देखा ना हो। जरूर दर्जी से गलती से कट गया होगा। फुलवा अपने पति के पास जाकर, ए जी सुनिए ना, कुछ तो अपशगुन हो रहा है, कुछ तो है जो ठीक नहीं है। हम ये शादी करके ठीक तो कर रहे हैं ना? बार बार ऐसे संकेत मिल रहे हैं कि कुछ अनहोनी होने वाली है। अरे तुम औरतें बस शगुन अपशगुन ही करती रहो हर समय। इतने बड़े घर का रिश्ता ढूंढ कर लाया तेरी बेटी के लिए। नौकर चाकर राजमहल सब है उनका, और क्या चाहिए तुझे? सारा जीवन दिया लेकर ढूंढोगी तब भी ऐसा लड़का नहीं पाओगी अपनी बेटी के लिए। हाँ। पति की गुस्से से भरी आवाज सुनकर फुलवा चुपचाप जाकर मंडप सजाने लगती है। जयमाल के लिए पूरी तैयारियां हो चुकी थी। कुलदीप आकर अपने स्थान पर बैठ गया था। दूसरी ओर से कमला को उसकी सहेलियां पकड़कर मंडप की ओर ले जा रही थी। कुछ पल पहले शर्म से लाल होता उसका चेहरा धीरे धीरे बदलने लगा था। अचानक ही उसके चेहरे के हाव भाव बदलने लगते हैं और वो उसका हाथ पकड़कर लेकर आती उसकी सहेलियों को पूरा जोर लगाकर दूर धकेल देती है। देखते देखते खूबसूरत तरीके से सजे अपने बालों को नोच नोच कर वो बाहर निकालने लगती है और जोर जोर से चीखने लगती है। कमला बेटा, होश में आ, क्या हुआ है तुझे? कमला बिटिया, अरे बेटा बोल ना, क्या हुआ है? तू ऐसे क्यों चीख रही है? बोल तो। मुझे बहुत दर्द हो रहा है माँ, कुछ है मेरे बालों में, कुछ है इसमें। बेटी के इतना कहते ही उसकी माँ और बड़ी माँ तेजी से उसके बालों को खोलकर कुछ देखने लगती हैं। तभी बालों का एक बहुत बड़ा सा गुच्छा जमीन पर गिरता है, जिसे देखकर फुलवा की चीख निकल जाती है। बड़ी माँ कमला के बालों को देखती है तो पाती है कि सर के एक हिस्से के बाल पूरी तरह से गायब हो गए हैं और वहां पर एक गोल घेरा जैसा बन गया है। अरे ये कैसे हो सकता है? अरे ऐसे कैसे अपने बाल टूटकर जमीन पर गिर पड़ते हैं? किसी की काली नजर लगी है हमारी बच्ची की खुशियों को। अरे इतनी सारी बातें एक साथ होना कोई संयोग नहीं हो सकता। कमला अभी भी घबराकर अपनी माँ के गले लगी हुई थी और जोर जोर से रो रही थी। फुलवा, बिटिया को ले जाओ और जाकर इसका हुलिया ठीक करो और फिर से जयमाल के लिए लेकर आओ। समय निकला जा रहा है, दामाद जी इंतजार कर रहे हैं। पता नहीं, लगता है आज का मुहूर्त ही गलत है। आप बिल्कुल भी फिक्र मत करिए बहन जी। कमला अब सिर्फ आपकी जिम्मेदारी नहीं है, वो हमारे घर की बहू भी है। मैं समझ सकती हूँ कि उसके ऊपर इस घटना का कितना बुरा प्रभाव पड़ा है। हमसे जो संभव हो सकेगा हम वो सब करेंगे, लेकिन फिलहाल मुहूर्त निकला जा रहा है। शुभ मुहूर्त पर शुभ काल कर लेते हैं। बाकी बिटिया की मानसिक स्थिति का हम हवेली में पूरा ख्याल रखेंगे। और हाँ, बात को ऐसे ही जाने नहीं देंगे, आप बेफिक्र रहिए। अपनी सास शशि की बातें सुनकर कमला थोड़ी शांत हो गई थी। ब्याह का सारा उत्साह छू हो गया था और बुझमन से ही कमला मुरझाए चेहरे और बिखरे बालों में ही कुलदीप के गले में माला डाल देती है। फेरों के बाद 1 मिनट ठहरे बहन जी, क्या काले रंग की चूड़ियां बेटी को पहनाने की आपके यहाँ कोई रस्म है क्या? अब अरे नहीं, उल्टा हमारे यहाँ तो बहुत अपशगुन मानते हैं, लेकिन आपने भिजवाई तो हमने मजबूरन पहना दी। हमें लगा नहीं पहनाएंगे तो शायद आपको बुरा लगेगा। क्या बात कर रही हैं आप? हम बहू के लिए काली चूड़ियां क्यों भिजवाने लगे भला? जरूर आपको कोई गलतफहमी हुई है। मतलब आपने कमला के लिए ये काली चूड़ियां नहीं भेजी थी? हरगिज नहीं,
हमने तो लाल रंग का राजस्थानी चूड़ा भेजा था, खास तौर पर मंगवाया था बहू के लिए। सारी घटनाएं एक बहुत बड़ी अनहोनी की ओर इशारा कर रही थी। आपके घर पर ही लगता है किसी ने कोई काला जादू किया है, तभी तो आपके घर में रखे सामान पर ये सब हुआ। मुझे लगता है कि कमला की भलाई इसी में है कि वो जल्द से जल्द घर से दूर चली जाए। तुम ठहरो छोटी, मैं जरा पहले बिटिया की नजर उतार देती हूँ, उसके बाद कमला की विदाई करेंगे। बड़ी माँ दौड़ कर जाती है और कुछ सामान अपनी मुट्ठी में लेकर कमला के पास आ जाती है। मनी मन मंत्र बुदबुदाते हुए वो 5 बार कमला के ऊपर से मुट्ठी में लिया हुआ वो सामान उतारती है और आखिरी बार जैसे ही वो कमला के सिर पर से नजर उतारने के बाद उसके माथे को छूती है, उसे एक जोरदार झटका लगता है और वो उछलकर दूर जा गिरती है। ये सब देखकर सभी लोग स्तब्ध थे, जुबान जैसे हलक में अटक गई थी। समझ ही नहीं आता कि आखिर हो क्या रहा है वहाँ। कमला बेटा, तुम ठीक तो हो ना? अच्छा हमें बताओ, अभी तुम कैसा महसूस कर रही हो? ठीक हूँ मैं माँ जी। चिंता मत करो, उनका पैर फिसल गया होगा इसीलिए गिर पड़ी। अपने मन में कोई वहम मत लाओ। शशि अपनी समधन फुलवा के पास आकर कहती है, अभी तो हम बहू को लेकर अपने घर जा रहे हैं। हमारे दरवाजे पर भी तमाम रिश्तेदार जमा हैं। इस समय तो चर्चा करना ठीक नहीं होगा, लेकिन बहू की मुंह दिखाई के बाद हम पता करते हैं कि आखिर बहू को समस्या क्या है। तब तक आप भी कोई जानने वाले आदमी को बुलाकर अपने घर का शुद्धिकरण करा लीजिए। जी बहन जी, ठीक कह रही हैं आप। वैसे हमारे बड़े बुजुर्ग कहते हैं कि शादी विवाह में अगर पूजा पाठ में कुछ गलती हो जाए ना तो पितृ नाराज हो जाते हैं, और कई बार पितरों के नाराज होने पर भी कई तरह के अपशगुन हुआ करते हैं। हो सकता है जो कुछ हम सोच रहे हैं वैसा ना हो और ये सब पितरों का ही क्रोध हो। हम पितरों की शांति के लिए भी हवन करेंगे, आप लोग फिक्र मत करिए। दोनों समधन गले मिलकर एक दूसरे से विदा लेती हैं और बारात कमला को लेकर विदा हो जाती है। ससुराल आने के बाद बहू की गृह प्रवेश से लेकर मुंह दिखाई तक की सारी रस्में बहुत ही शांति से संपन्न हो जाती है, जिससे शशि और कुलदीप के मन को बड़ी तसल्ली मिली थी। उन्हें लग रहा था कि शायद जो भी बला थी वो बहू के मायके में ही पीछे छूट गई और ये सब शांत हो गया हो। लेकिन कहते हैं ना, जब कोई बहुत बड़ा तूफान आने वाला होता है ना, तो उससे पहले एक लंबी खामोशी होती है।